बकरी का बंटवारा। सुंदरपुर नाम के गांव में रामलाल नाम का एक जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा मोहन और छोटा बादल। मोहन घर के व्यापार में पूरा ध्यान लगाता था। वैसे वो स्वभाव से भी बहुत ही अच्छा था, तो बादल बिल्कुल मोहन से उल्टा था। बादल को बस दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने से ही समय नहीं मिलता था। एक दिन बादल का दोस्त बादल को परिवार के खिलाफ भड़काने लगता है। अरे बादल, तुम्हारे पिताजी तो बस तुम्हारे बड़े भाई को ही पसंद करते हैं। देखना, तुम्हारा भाई भी सारी जायदाद अपने नाम कर लेगा और तुम्हें कुछ नहीं देगा। मैं तो कहता हूँ कि तू अपने पिताजी से जायदाद का बंटवारा मांग। अरे, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। वैसे भी पिताजी बस मोहन मोहन करते रहते हैं। मैं आज ही बंटवारे की बात पिताजी से करता हूँ, फिर हम दोस्त मस्त ऐश करेंगे। बादल दोस्त के बहकावे में आ जाता है। घर आते ही बादल रामलाल से जायदाद के बंटवारे की बात करता है। तब रामलाल कहता है, क्या कहा? बंटवारा? क्यों रे, नशा करके आया है क्या? मैं मेरी जायदाद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तू मेरी सारी मेहनत अपने दोस्तों में ऐश करके फूंक डालेगा। पिताजी, अगर मुझे बंटवारा नहीं मिला तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा और सारा इल्जाम आप पर लगेगा। देखिए, मैं सच में कुछ कर बैठूंगा। बादल रामलाल को धमकी देता है। तब रामलाल मन ही मन सोचता है, इसकी अक्ल तो घास खाने चली गई है। अभी इसे मना किया तो सच में ये कुछ कर बैठेगा। अब चालाकी से इसकी अकल ठिकाने लानी होगी। ऐसे सोचते हुए रामलाल बादल से कहता है, ठीक है बेटा, मैं बंटवारे के लिए तैयार हूँ, पर बेटा मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है पिताजी? देखो बेटा, मैंने ये सब बड़ी मेहनत से कमाया है। इस घर को और व्यापार को बढ़ाने में मेरा खून पसीना लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तू भी इसे ऐसे ही देखे, इसलिए तुझे हमारी बकरी को एक हफ्ते के लिए संभालना होगा। बादल तो खुशी से इस बात के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल बकरी मोहन के सबसे ज्यादा करीब थी। मोहन ने ही बकरी को बचपन से पाला पोसा था। जब बंटवारे की बात मोहन को पता चलती है तो वो बादल और रामलाल से कहता है, बादल, तुझे पिताजी से जायदाद का बंटवारा मांगते हुए शर्म नहीं आई? और पिताजी, आप भी बंटवारे में मेरी बकरी को क्यों बीच में ला रहे हो? मेरी बकरी का बंटवारा मत कीजिए। देना है तो सारी जायदाद बादल को ही दीजिए, पर मेरी बकरी को मुझसे मत छीनिए। अरे भैया, अभी थोड़ी ना बकरी का बंटवारा हो रहा है। मैं बस एक हफ्ते के लिए उसका ध्यान रखने वाला हूँ। बाद में आपकी बकरी आपको ही मुबारक। वैसे ये काम बहुत आसान है, आप चिंता मत करो। मैं बकरी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। बादल बकरी को संभालना मतलब मामूली काम समझता है। वो बकरी की तरफ जाता है तो मोहन दुखी हो जाता है। तब रामलाल मोहन को समझाने लगता है, बेटा मोहन, उसे समझाने का ये एक ही रास्ता है। उसे बकरी संभालना बहुत ही आसान लग रहा है, पर देखना, इसी से उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बेटा प्लीज मेरे इस निर्णय को समझो। उधर पहले दिन तो बादल अच्छे से बकरी का ध्यान रखता है, पर दूसरे दिन ही बादल बकरी का ध्यान रखने में आलस दिखाने लगता है। वो उसे समय से खाना और पानी भी नहीं दे रहा था। बकरी तो भूख और प्यास से चिल्लाने लगती है। तब बादल सोचता है, अरे ये बकरी बिना कितना चिल्लाती है। इसे क्या जब देखो तब खाना ही चाहिए रहता है क्या? बादल सबके सामने बकरी से अच्छा बर्ताव करता है, पर अगर कोई नहीं रहता तब तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। एक दिन बादल बकरी के पास ही सो रहा था। तभी वहाँ एक सांप आता है। सांप को देखकर बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब बादल सोते हुए कहता है, अरे ये बकरी फिर से चिल्लाना शुरू कर दी। इसने तो नाक में दम करके रख दिया है। पता नहीं भैया कैसे इसे संभालते होंगे। बादल बकरी की तरफ से मुंह फेर लेता है और सोते ही रहता है। उधर बार बार बकरी के चिल्लाने से मोहन भागते हुए बकरी के पास आता है। तब वो देखता है कि बकरी के पास तो सांप है। तब मोहन सांप को भगा देता है। बकरी की जान बच जाती है और वो चिल्लाना भी बंद कर देती है। तभी वहाँ रामलाल आता है और सोए हुए बादल को जगा देता है और गुस्से से कहता है, अरे बादल, ऐसे आलस में सोते रहोगे क्या? देख, अभी अगर मोहन समय से नहीं आता तो बकरी को सांप काट लेता।
बस 2 दिन में ही तू थक गया। फिर तू बता, इतनी बड़ी जायदाद कैसे संभालेगा ऐसे सोते हुए? हाँ पिताजी, जो बात आसान लगती है वो इतनी आसान नहीं होती है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैं तो दोस्त के बहकावे में आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बादल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रामलाल से माफी मांगता है और बंटवारे का अपने मन से निकाल देता है। वो अपने उस दोस्त से भी अब बादल दूर रहने लगता है और मोहन के साथ काम पर ध्यान देने लगता है। अंडरग्राउंड हाउस। मधुपुर नाम के एक गांव में रहने वाले एक राज नाम के आदमी को एक दिन शहर में काम से जाना होता है। शहर के रास्ते में जंगल होता है, इसलिए वो सवेरे सवेरे ही अपनी बाइक से निकलता है। जंगल से जाते जाते उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स को खोलता है। वो खाना खाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ चुपके से जाता है और देखता है कि 2 बदमाश लुटेरे एक झाड़ी में ढेर सारा रुपया छुपा रहे थे। राज उन्हें चुपके से देखता ही रहता है और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, राज सारा रुपया निकालकर वापस अपने घर आता है और रुपया गिनने लगता है। अरे बाप रे, ये तो 10 करोड़ रुपया है। इतना रुपया तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा। इसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, वरना लुटेरों को पता चल गया तो वो मुझे मारकर ही दम लेंगे। लेकिन इन रुपयों को कहां और कैसे छुपाऊं? राज घर के बाहर जाकर बैठता है और सोचता ही रहता है कि तभी अचानक उसे एक चूहा दिखता है। वो चूहा बिल में अंदर बाहर करता रहता है। उसे देखकर राज को एक आइडिया आता है। हाँ, यस, ये ठीक रहेगा। मैं एक अंडरग्राउंड हाउस बनाऊंगा और सारा रुपया उसमें ही रखूंगा। राज ठीक वैसे ही करता है। वो अपने घर के अंदर जाकर बेडरूम में खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड हाउस तैयार कर लेता है और सारा रुपया उस अंडरग्राउंड हाउस में रखता है। लेकिन उधर कुछ ही दिनों में वो लुटेरे वापस जंगल आते हैं और उन्होंने जहां वो रुपया छुपाया है वही ढूंढने लगते हैं। उनका सरदार कहता है, अरे रुपया कहाँ गया? यही तो रखा था, फिर कैसे गायब हुआ? सरदार, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे आकर सारा रुपया लेकर गया है। दोनों लुटेरे इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बाइक के टायर के निशान रोड पर दिखते हैं। सरदार कहता है, अरे ये देखो, सारा रुपया वो आदमी लेकर गया जिसके पास एक बाइक है। ये देखो उसके बाइक के टायर के निशान। ठीक कहा सरदार जी आपने, हम उस आदमी को ढूंढ कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों लुटेरे गांव में भेष बदलकर घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पूछताछ करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राज अपने घर के आगे काम करता रहता है। तभी लुटेरों का सरदार भेष बदलकर उसके पास आता है और पूछता है, अरे सुनो भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बताएंगे? जैसे ही राज पलटकर उन्हें देखता है, वो उन्हें पहचान जाता है और संभल कर जवाब देता है, जी हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दरअसल मैं गांव में एक अमीर आदमी की तलाश में हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। गांव के सारे अमीर लोग तो उस तरफ रहते हैं, आपको उधर जाना पड़ेगा। ये तो मेरे जैसे गरीब लोगों की बस्ती है। अच्छा, ठीक है। सरदार राज के घर से निकलने ही वाला रहता है। तभी जाते जाते सरदार की नजर राज की बाइक पर पड़ती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर राज समझ जाता है कि ज्यादा दिन तक वो उन रुपयों को ऐसे नहीं रख सकता। फिर वो एक प्लान करता है और अपने अंडरग्राउंड हाउस में रोज की चीजें जैसे ग्लास, बर्तन, प्लेट्स, किचन का सामान सोने और चांदी का बनवा लेता है और कुछ रुपयों के हीरे के जेवर बनाकर उनको घर के झुंबर में लगा कर रखता है। इस तरह से वो सारा रुपया अंडरग्राउंड हाउस में अलग अलग चीजों में सजा कर रखता है। कुछ ही दिनों के बाद वो लुटेरे राज के घर आते हैं और उसे बंदी बनाते हैं। अरे आपने मुझे क्यों बंदी बनाया? मैंने क्या किया? कुछ दिन पहले किसी ने हमारे लूटे हुए रुपयों को चुराया है और वो तुम ही हो। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कहां से आएंगे इतने रुपये? आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। ऐसा बोलकर सरदार का आदमी राज के घर की तलाशी लेता है। तभी सरदार बेडरूम से एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता खोजता है। सरदार पूछता है, अच्छा, अंडरग्राउंड हाउस, तो इसमें छुपा कर रखा है सारा रुपया। सरदार और उसका आदमी राज को अंडरग्राउंड हाउस लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ ग्लास, बर्तन,
किचन का सामान और बस एक झूमर है। ये देखकर राज कहता है, अरे सरदार जी, ये अंडरग्राउंड हाउस तो मैंने गर्मी से बचने के लिए बनाया है। आप ही देखिए, यहाँ कुछ सामानों के सिवा कुछ भी नहीं है। सरदार का दूसरा आदमी कहता है, सरदार ये ठीक कह रहा है, हमने गलत आदमी को पकड़ा है। ऐसा कहकर राज को दोनों लुटेरे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और राज शांति से ऊपर गरीब बनकर नीचे अंडरग्राउंड हाउस में सोने चांदी और हीरो के सामानों के बीच अपना जीवन व्यतीत करता है।